आयतनात्मक विश्लेषण भाग 5 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पार्ट 5। आयतनात्मक विश्लेषण सीरीज के हम पहले 4 वीडियो देख चुके हैं। उनमें हमने ये जाना था कि आयतनात्मक विश्लेषण क्या होते हैं। हमने कुछ परिभाषाओं पर भी चर्चा की थी। प्राथमिक मानक विलयन, द्वितीयक मानक विलयन क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इस पर भी चर्चा हुई पिछले 4 भागों में। रेडॉक्स टाइट्रेशन पर भी हमने बात की, उसके सिद्धांत पर भी बात की। विलयन बनाने के लिए ऑक्सीकारक पदार्थ, अपचायक पदार्थ, इनके तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किए जाए, इस पर भी हमने चर्चा की थी। भाग 5 में आज हम चर्चा करेंगे आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन पे। आयोडीमिति एवं आयोडोमिति, यहां यह ध्यान देना है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, आयोडोमिति और आयोडीमिति। आयोडोमिति और आयोडीमिति वे ऑक्सीकरण अपचयन अनुमान है जिनमें ऑक्सीकारक के रूप में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। तो आयोडोमिति और आयोडीमिति दोनों में जो कॉमन है कि दोनों ही रेडॉक्स टाइट्रेशन है और ऑक्सीकारक के रूप में आयोडीन का ही यूज होता है। आयोडीमिति में आयोडीन विलयन को सीधे किसी अपचायक के साथ टाइट्रेट कर लेते हैं। अब ये अपचायक हो सकता है सोडियम थायोसल्फेट हो, सोडियम आर्सेनाइड हो। तो आयोडीमिति में हम क्या करते हैं कि आयोडीन विलयन को डायरेक्टली किसी अपचायक के साथ में टाइट्रेट करते हैं। और ये अपचायक कौन हो सकते हैं? सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम आर्सेनाइड। यहां स्क्रीन पर आप ऊपर सोडियम थायोसल्फेट की रासायनिक अभिक्रिया देख पा रहे हैं और फिर इसे आयनों के रूप में भी लिखा गया है। और इसके विपरीत जो आयोडोमिति टाइट्रेशन है वो अभिक्रिया में मुक्त जो आयोडीन है उसको हम टाइट्रेट करते हैं। तो आयोडोमिति टाइट्रेशन में पहले आयोडीन लिबरेट होती है और उसको टाइट्रेट किया जाता है, अनुमापित किया जाता है। जबकि आयोडीमिति में हम आयोडीन को सीधे ही टाइट्रेट करते हैं। अम्लीय माध्यम में वायु के द्वारा आयोडाइड आयन आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसलिए आयोडोमिति अनुमापन में अम्लीय माध्यम काम में हम नहीं ले सकते। और जहां तक इंडिकेटर और एंड पॉइंट की बात है तो इस टाइट्रेशन में आयोडीन विलयन चूंकि गहरे पीले भूरा रंग लिए हुए होता है, अतः आयोडीन खुद ही सूचक का कार्य करता है। लेकिन अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टार्च विलयन को इंडिकेटर की तरह काम में लेते हैं। और जो मुक्त आयोडीन है वह स्टार्च के साथ में एक डार्क ब्लू रंग का कॉम्प्लेक्स, जिसको कि हम कह सकते हैं आयोडाइड ऑफ स्टार्च, बनाती है। और सोडियम थायोसल्फेट जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये जो नीला रंग है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। सोडियम थायोसल्फेट एवं आयोडीन की टाइट्रेशन में सोडियम थायोसल्फेट को ब्यूरेट में और आयोडीन विलयन को कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। ब्यूरेट द्वारा हम ड्रॉप ड्रॉप कर सोडियम थायोसल्फेट कोनिकल फ्लास्क में मिलाते हैं। और जो शुरू में आयोडीन का रंग जो गहरा भूरा होगा तो थायोसल्फेट तब तक मिलाएंगे तब तक कि वह हल्का पीला ना हो जाए। जब यह हल्का पीला हो जाएगा तो इसमें 2-3 बूंदे हम स्टार्च की मिलाते हैं। और जैसे हम स्टार्च मिलाएंगे
तो एक गहरा नीला रंग उत्पन्न होगा। और फिर जब हम टाइट्रेशन को आगे कैरी ऑन करेंगे, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट उसमें डालते रहेंगे, तो यह नीला रंग डिसअपियर हो जाएगा। तो जिस बिंदु पर यह नीला रंग डिसअपियर हो जाए, लुप्त हो जाए, वही अंतिम बिंदु होता है। अब जैसा भी हमने चर्चा की कि आयोडीन के विलयन में हम पहले थोड़ा सोडियम थायोसल्फेट मिलाएंगे और आयोडीन का रंग गहरे भूरे से जब तक हल्का पीला ना हो तब तक हम स्टार्च नहीं मिलाएंगे। यदि हम स्टार्च को शुरू में ही मिला लेंगे तो यह स्टार्च क्या होगा कि इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा सॉल्यूशन में, तो वह छोटे छोटे काले कणों के रूप में विलयन से बाहर आ जाएगा और हमारे कॉनिकल फ्लास्क के सरफेस पर आ जाएगा। और ये जब विलयन से बाहर आ गया तो फिर ये टाइट्रेशन में पार्ट नहीं लेगा, और जब ये टाइट्रेशन में पार्ट नहीं लेगा तो इसके अंदर की जो आयोडीन है वह टाइट्रेट नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होगा कि संकुल में जो आयोडीन की मात्रा खर्च हुई थी उसका हम एस्टिमेशन नहीं कर पाते हैं और अंतिम बिंदु सही ढंग से नहीं आता। इसलिए स्टार्च विलयन को हमेशा अंतिम बिंदु पास आने पर ही डाला जाना चाहिए। जब प्रैक्टिकली हम इसको करते हैं तब थोड़ा सोडियम थायोसल्फेट जब हम आयोडीन में ऐड करते हैं तो उसका जो गहरा भूरा रंग है वह हल्का पीला होने लगता है, और जब वह हल्का पीला हो जाता है तभी स्टार्च सॉल्यूशन हम मिलाते हैं। प्रारंभ में स्टार्च सॉल्यूशन नहीं मिलाते। अब सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेशन की तो बात हमने कर ली। अब ये देखें कि सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनेगा। क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट का जो विलयन है, जिसे कि हम हाइपो भी कहते हैं, ये प्राथमिक मानक विलयन नहीं है, तो हम इसको सीधे तो काम में ले नहीं सकते। तो इसको हम पहले किसी प्राथमिक मानक विलयन से टाइट्रेट करेंगे और उसके बाद में ही काम में ले सकते हैं। अब ये सोडियम थायोसल्फेट का जो विलयन है वो प्राथमिक इसलिए नहीं है क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो के क्रिस्टल उत्फुल्ल होते हैं, वायु में उपस्थित गैस है उससे क्रिया कर लेते हैं, और यदि हाइपो का सॉल्यूशन लंबे समय तक रखा जाए तो विलयन का अपघटन हो जाता है। इसलिए ये सोडियम थायोसल्फेट का जो विलयन है वह द्वितीयक मानक विलयन है। तो जब हम सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बना लेते हैं तो उसको पहले कॉपर सल्फेट से या आयोडीन से या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ टाइट्रेट करके इसकी सही सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट का विलयन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले इसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर लें। तो जो स्क्रीन पर आप दो अभिक्रियाएं देख रहे हैं, यह सोडियम थायोसल्फेट की अपचायिक प्रकृति को दर्शा रहा है, और जो स्क्रीन पर आप रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण के रूप में देख रहे हैं उससे यह क्लियर है कि थायोसल्फेट के अणु से टेट्राथायोनेट बनने में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो पहली अभिक्रिया में आप देख रहे हैं। तो एक अणु थायोसल्फेट से 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। क्योंकि 2 थायोसल्फेट के अणु से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, जो पहली अभिक्रिया में आप देख पा रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एक अणु से 1 ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और जब एक अणु से 1 ही इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है तो जो उसका अणु भार होगा वही उसका तुल्यांकी भार होगा। तो सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो का जो अणु भार है वही इसका तुल्यांकी भार है। एक उदाहरण से इसको और स्पष्ट करते हैं कि हमें N/40 का हाइपो विलयन बनाना है। तो जब उसका तुल्यांकी भार किसी पदार्थ का 1 लीटर में घुला हो तो वह उसका नॉर्मल सॉल्यूशन है। तो इसका जो तुल्यांकी भार है 248 ग्राम, इसको अगर हम 1 लीटर में घोल दें तो वह उसका नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। अब चूंकि हमें N/40 चाहिए तो इस 248 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे, और 1000 ml की बजाय हमें 250 ml चाहिए, 1/4 चाहिए, तो हमने इसको 4 से और डिवाइड किया है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे
एक समीकरण के रूप में 248.19 अपॉन 40/4। तो यह जो क्वांटिटी आई, इसको अगर हम 250 ml में विलेन इसका अगर बना लेते हैं तो ये N/40 का हाइपो तैयार हो जाएगा। पर जब ये N/40 का हाइपो तैयार हो गया है, इसको हम सीधे ही आयोडीन से टाइट्रेशन के लिए काम में नहीं ले लेंगे। जैसा अभी हमने पहले चर्चा की थी कि चूंकि ये द्वितीयक मानक विलयन है, तो पहले किसी प्राथमिक मानक विलयन से इसको टाइट्रेट करेंगे, इसकी हम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, फिर इसको हम आयोडीन या जिस काम में इसको प्रयुक्त करना है वहां इसको प्रयुक्त कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट जैसे विलयन से किस प्रकार हम सोडियम थायोसल्फेट का स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण कर सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट की जहां तक हम बात करें तो कॉपर सल्फेट का जो तुल्यांकी भार है वो भी उसके अणुभार के बराबर ही है। आप जो स्क्रीन पर रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं उसमें आप पाएंगे कि कॉपर सल्फेट का जो तुल्यांकी भार है वह उसके अणुभार के बराबर ही है, क्योंकि हाइपो का जो एक अणु है वह कॉपर सल्फेट के एक अणु के समतुल्य है, और जब हाइपो का अणुभार वही है जो उसका तुल्यांकी भार है, तो कॉपर सल्फेट के केस में भी जो उसका अणुभार है वही उसका तुल्यांकी भार होगा। अब जब कॉपर सल्फेट विलयन पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करता है तो अस्थायी क्यूप्रिक आयोडाइड बनाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर सबसे नीचे अभिक्रिया में दर्शाया गया है। अस्थायी जो क्यूप्रिक आयोडाइड है वह आयोडीन को मुक्त करता है। जो पहली अभिक्रिया आप देख रहे हैं कि 2CuIT gives Cu2I2 plus I2, तो ये जो क्यूप्रिक आयोडाइड है वो आयोडीन को मुक्त कर रहा है। तो इस प्रकार जो मुक्त हुई आयोडीन है वह Ki की अधिकता में, पोटेशियम आयोडाइड की अधिकता में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है Ki3, जो कि भूरे रंग का होता है, और इसी से हम टाइट्रेशन कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि हाइपो सॉल्यूशन का मानकीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन द्वारा। तनु HCl या तनु H2SO4 की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मुक्त करता है। यह हम अपने चौथे भाग में भी पढ़ चुके हैं कि KMnO4 सॉल्यूशन को हम सिर्फ H2SO4 की उपस्थिति में ही काम में ले सकते हैं, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट जब भी काम में लेते हैं तो वह डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में ही काम में ले सकते हैं, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 दोनों की उपस्थिति में काम में लिया जा सकता है। और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इन अम्लों की उपस्थिति में Ki से आयोडीन को मुक्त करता है, और ये जो मुक्त आयोडीन होती है उसको स्टार सूचक यूज करते हुए सोडियम थायोसल्फेट के साथ में टाइट्रेट कर लेते हैं, और जब एंड पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु आता है उस समय नीला रंग डिसअपियर हो जाता है, और क्रोमेट आयन बनने के कारण विलयन हरे रंग का हो जाता है। अभिक्रिया को यहां आपकी स्क्रीन पर भी दर्शाया गया है। चूंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक अणु आयोडीन के 6 परमाणुओं को मुक्त करता है, यह आप पहले अभिक्रिया से भी देखेंगे कि एक तरफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक अणु लिया गया है और वहां पर 3 अणु आयोडीन के बने हैं, आयोडीन गैस के, अर्थात 6 परमाणु बन गए। तो यह कहा जा सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक अणु आयोडीन के 6 परमाणुओं को मुक्त करता है, तो इसलिए इसका जो तुल्यांकी भार होगा वो अणुभार का छठा हिस्सा होगा, यानी अणुभार बटा 6 होगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार हो गया 49.03। अंतिम विधि जो हाइपो के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए काम में लेते हैं वह है आयोडीन के विलयन द्वारा। आयोडीन व सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो के मध्य होने वाली अभिक्रिया में आयोडीन के 2 परमाणु सोडियम थायोसल्फेट के 2 अणुओं को ऑक्सीकृत करते हैं। तो क्या होता है
कि आयोडीन के भी 2 एटम है और वहां सोडियम थायोसल्फेट के 2 अणु ऑक्सीकृत हो रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आयोडीन का एक परमाणु सोडियम थायोसल्फेट के एक अणु को ऑक्सीकृत करेगा। तो सोडियम थायोसल्फेट और आयोडीन दोनों के जो तुल्यांकी भार है वो उनके अणु भार के समान ही होंगे। फिर आर्सेनिस ऑक्साइड की सहायता से आयोडीन विलयन का मानकीकरण कर लेते हैं। तो पहले तो आयोडीन का मानकीकरण हम कर लेंगे आर्सेनिस ऑक्साइड के विलयन से, और जब एक बार उसका मानकीकरण हो जाएगा आयोडीन विलयन का, उससे हम सोडियम थायोसल्फेट के विलयन का मानकीकरण कर सकते हैं। और जब आयोडीन विलयन और सोडियम थायोसल्फेट की जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो अंतिम बिंदु आने पर आयोडीन का पीला रंग लुप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आयोडोमिथी और आयोडीमिथी टाइट्रेशन क्या होती है, किस तरह से इन दोनों अनुमापन में हम आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट की सहायता से अनुमापित कर लेते हैं। हमने यह भी जाना कि सोडियम थायोसल्फेट का विलयन कैसे बनाना है, और चूंकि सोडियम थायोसल्फेट एक प्राथमिक मानक विलयन नहीं है, तो इस सोडियम थायोसल्फेट का मानकीकरण हम किस तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद।